देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 अभी अपन ले रहे हैं डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का, और इसमें आपको क्या क्या चीजें बनानी होंगी। एक तो जर्नल बनाना है, और एक स्टेटमेंट शोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ सरप्लस एंड प्रॉफिट, तो इसको स्टेटमेंट शोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी कह सकते हैं। और देन बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाना है, और देन रिमेनिंग जर्नल एंट्रीज जो है वो कैसे करनी है, वो सब चीजें जो है वो यहाँ आपकी आएंगी। तो एक एक करके अपन चीजों को देखते हैं। The distributable profit of the newly started company of the first year ended 31st March आपका था 11,45,078। ये प्रॉफिट है इस साल का 11 लाख समथिंग का, ये 11,45,000 का ये नेट प्रॉफिट आपका। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है। द डायरेक्टर डिसाइडेड एज फॉलोज टू ट्रांसफर 250 टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कहता है 2,50,000 रुपए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डाल दो, और 1 लाख रुपए डाल दो एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व। तो जो जो उन्होंने डिसाइड किया उसको डालते जाओ। ये देखो, ट्रांसफर टू DRR 2,50,000, और एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व देखो और क्या का है। एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व में 1 लाख का है, तो एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व में आपको 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं। और क्या का है देखो, तो रिकमेंड किया, प्रपोजल दिया है जनरल मीटिंग में कि 2,20,000 रुपए जनरल में ट्रांसफर कर दो। ये रिकमेंडेशंस हैं, ये रिकमेंडेशंस हैं। तो ये वन तो ट्रांसफर कर दिया उसने, और इनके लिए रिकमेंड किया, ये ट्रांसफर नहीं किया है ना, ये रिकमेंड किया है। तो क्या क्या रिकमेंड किया है, 2,20,000 रुपए जनरल में, to recommend annual general meeting to declare 7% dividend on 20,000 preference share of 100 is 20,000 preference share हो गया 20 लाख के, 20 लाख पे 7% हो गया 1,40,000 का डिविडेंड देना है। और 10% डिविडेंड देना है इक्विटी पे, तो 30 लाख के इक्विटी है, उसका 10% होता है 3 लाख, ये डिविडेंड भी देना है। तो देखो, प्रपोज एडिशन टू रिजर्व आपका दे दिया 2,20,000 का था, ये प्रपोज क्योंकि रिकमेंड किया इसलिए प्रपोज्ड है, और बाकी दोनों ट्रांसफर ही कर दिए, उसके बारे में प्रपोजल नहीं रखा, वो उसने कर दिए। तो यहाँ तक का काम तो आपका हो गया। ठीक है जी, अभी जो आपके डिविडेंड वगैरह उसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी, वो कैसे करेंगे अपन देखेंगे। तो अब देखिए, इसकी एंट्री भी बन जाएगी। आपने कुल मिला के 5,70,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं, तो ट्रांसफर इसको चार्ज कहाँ से करेंगे, बैलेंस ऑफ P&L सरप्लस अकाउंट डेबिट 5,70,000 रुपए निकाले, और कहाँ कहाँ ट्रांसफर किए, ये तीनों जो ट्रांसफर आपने किए हैं ये तीनों आपके यहाँ आ जाएंगे। ये देखो, टू लाइबिलिटी क्रिएट्स हो रही है आपकी कि सर हमने DRR में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए 2,50,000 रुपए, हमने एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए 1 लाख रुपए, और प्रपोज एडिशन टू रिजर्व है हमारा 2,20,000 रुपए। ये अपन ने काम कर दिया। ठीक है जी, और ये सब चीजें अब आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हो कि आपकी शेयर कैपिटल कितनी थी। प्रेफरेंस शेयर थे आपके 20 लाख के, और इक्विटी शेयर थे आपके 30 लाख के, और DRR में आपने ट्रांसफर किया 2,50,000, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व में 1 लाख, और जनरल में 2,20,000 रुपए, और P&L में रिमेनिंग अमाउंट जो बच गया वो रिमेनिंग बैलेंस हो गया ना एक तरीके से। तो ये हो गया बैलेंस ऑफ P&L कितने रुपए, 575 का। ये देखो, ये यहाँ से निकला है 1145 में से 570 चला गया, तो बचा कितना 575। ठीक है, तो 575 जो बच गया आपका, वो 575 आपने यहाँ बैलेंस P&L में दिखा दिया। नाउ सर, अब जो प्रपोज्ड किए थे वो प्रपोजल अप्रूव्ड होंगे, तो क्वेश्चन में लिखा होगा उसके लिए देखो, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स के रेट 20.56% है, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। द डायरेक्टर रिकमेंडेशन वर अप्रूव्ड आ गया, ये देखो ये अप्रूवल आ गया इन द एनुअल जनरल मीटिंग, ये 15 जून को ही है। अब आप सोचोगे सर ये 15 जून को ही है, तो हमने अभी तक की क्यों नहीं, हम तो 31 मार्च को थे, हम तो अभी 31 मार्च पे हैं, ये सब काम तो 31 मार्च को हो रहे हैं, तो ये एंट्रीज अभी नहीं करनी, ये तो अब अगले अगले बार में होंगी, अगले सेशन में होंगी। तो ये देखो 15 जून को जाके रिकमेंडेशन अप्रूव हुई है। तो इस तरीके से ऑर्डर में चलना पड़ता है डेट वाइज। On the next day, the amount equal to declared dividend deposit in the separately open dividend bank account, तो एक अलग से dividend bank account खोला जाता है। मैंने कहा था नॉर्मल डिविडेंड नॉर्मल बैंक अकाउंट से पे नहीं होता, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट डिविडेंड बैंक अकाउंट खोला जाता है, वहां से होता है। और डिविडेंड वारंट इशू कर दिए गए, वो किए गए 22 जून को, तो 22 जून को उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। डिविडेंड वारंट का मतलब है डिविडेंड के चेक इशू करना। शो द जनरल एंट्री हाउ दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, हाउ विल रिलीवेंट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैसे दिखेंगे 31 मार्च 2020 को। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं।
ये हमने कर लिया है। अब देखो 15 जून को प्रपोजल अप्रूव हो गया, तो प्रपोज एडिशन रिजर्व जो अभी आपने ऊपर क्रेडिट किया था, देखो आपने यहाँ क्रेडिट किया था, ये रहा प्रपोज एडिशन टू रिजर्व, यहाँ आपने क्रेडिट किया था। अब प्रपोजल अप्रूव हो गया तो इसको डेबिट करके कैंसिल कर दो, इसको डेबिट करके कैंसिल कर दिया और इसको कहाँ डाल दिया, अब ये जनरल रिजर्व में आ गया, प्रपोजल अप्रूव हो चुका है। 15 जून को ही आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी देना था, तो बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट दोनों लिख सकते हैं। अब लेटेस्ट एंट्री बैलेंस ऑफ पी एंड एल, तो बैलेंस ऑफ पी एंड एल ही याद करें। और हमने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को क्रेडिट कर दिया, इससे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमारी लायबिलिटी बन गई, और 20 लाख का 7%, 1,40,000 रुपए। सेम इक्विटी के लिए भी डिविडेंड दिया 30 लाख का 10%, उसके लिए भी बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट। अच्छा इसमें 3 लाख रुपए, 30 लाख का 10%, ठीक है। अब टोटल डिविडेंड जो आपने दिया है, ध्यान देना, वो दिया है 1,40 प्लस 3 लाख, टोटल हो गया 4,40। इस 4,40 पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 20.56%, ऐसा क्वेश्चन में कहा था। उसके लिए भी आप अमाउंट निकाल लें, तो बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CDDT, और इतने रुपए का आपका टैक्स निकल गया। अब जितना डिविडेंड आपको पे करना है, आपको 2 डिविडेंड पे करने हैं, एक तो प्रेफरेंस शेयर का, एक इक्विटी शेयर का। इन दोनों के इक्वल अमाउंट आप एक सेपरेट अकाउंट में जमा करा देंगे 16 जून को, उसकी एंट्री डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपने पैसे जमा करा दिए, ये आपने पैसे जमा करा दिए, ये एंट्री कल मैंने आपको बताई थी। अब आप देखिए कि आपने इक्विटी शेयर डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को यहाँ क्रेडिट कर रखा है, नहीं वो आपकी लायबिलिटी है। इन दोनों लायबिलिटीज को जिनको आपने क्रेडिट कर रखा है, अब इनका पेमेंट करने का टाइम आ गया, तो इन दोनों को कर दो डेबिट। आप डिविडेंड वारंट इशू कर रहे हो, इन दोनों को कर दो डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है। और कहाँ से हो रहा है? डिविडेंड बैंक अकाउंट से हो रहा है। जिस डिविडेंड बैंक को आपने अभी अभी ऊपर डेबिट किया था, उसको यहाँ के क्रेडिट कर दीजिए, ये आपने चेक इशू कर दिए, तो ये एंट्री फिक्स है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक, ये हमने चेक इशू कर दिए। अब गवर्नमेंट को टैक्स का भी पेमेंट करना है, जिस CDDT को आपने यहाँ क्रेडिट करके लायबिलिटी बनाया था, उसको डेबिट करिए, और टू बैंक यानी क्रेडिट वर्ड गोज आउट करके गवर्नमेंट को पेमेंट कर दीजिए। तो ये सिंपल एंट्री सिस्टम है, अमाउंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो देखिए अब अपन ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, Z लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 850 फॉर द ईयर एंडिंग, इतना तो किया है, और ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट पहले से था 197 का, यानी 197 का पहले से था, 850 का और कमा लिया। तो कैसे दिखाएंगे? देखो सर 197 का प्रॉफिट तो पहले से था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी कमाए 850, ऐसा आपको स्टेटमेंट शोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड कैरी फॉरवर्ड और सरप्लस में दिखाना पड़ेगा। ये आपने दिखा दिया। टोटल प्रॉफिट अब आपके पास है 10,47,856 का, ठीक है। अब आपको क्या क्या करना है? द डायरेक्टर ट्रांसफर 2 लाख टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी रिजर्व, 2,50,000 प्लांट री इंस्टेटमेंट रिजर्व, यानी 2 लाख और 2.5 लाख ट्रांसफर कर दिए, तो ये 2 लाख और 2.5 लाख आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ये रहा 2 लाख ट्रांसफर किया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी रिजर्व में, और ये 2.5 लाख ट्रांसफर किया है प्लांट री इंस्टेटेड रिजर्व के अंदर। जो जो कहे उस रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते जाना है, कोई ज्यादा गालमेल नहीं है। रुपी 1 लाख भी ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व, 1 लाख रुपए यहाँ ट्रांसफर करने, एंड प्रपोज्ड टू पे बोनस टू एम्प्लॉई इक्वल टू 4% प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर के प्रॉफिट का 4%, तो 2 पॉइंट ये भी हो गए, एक 1 लाख वाला और एक 4% वाला। तो ये देखो, ये तो रहा 1 लाख ट्रांसफर किया, ये रहा प्रपोज्ड एडिशन टू रिजर्व, प्रपोजल रखा भी ऐड कि हम रिजर्व में इतना पैसा ऐड करना चाहते हैं, और एक बोनस देना चाहते हैं, तो बोनस है 8,50,000 का जो प्रॉफिट आपको हुआ है उसके 4% के बराबर, यानी 34,000 का जो है आप बोनस भी अपने एम्प्लॉय को देना चाहते हो, ऐसा भी क्वेश्चन के अंदर लिखा है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं टू डिक्लेयर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देना चाहते हो, 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, उस पर 8% डिविडेंड देना चाहते हो, तो 10 लाख का 8% आपका हो गया 80,000 रुपए, तो 80,000 रुपए का आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी देना है। ये तो फाइनल डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर पर, ये भी आपका फाइनल डिविडेंड है। इक्विटी शेयर पे 12 लाख का 10% यानी 1,20,000, तो ये अपन को फाइनल डिविडेंड के तौर पे देने हैं। इसी बीच कंपनी द डायरेक्टर हैड ऑलरेडी यानी पहले से वो डिक्लेयर कर चुका है
एंड पेड भी कर चुका है एंट्री डिविडेंड, और हम जानते हैं एंट्री डिविडेंड साल के बीच में दे दिया जाता है। तो जो फाइनल डिविडेंड है इनका नंबर बाद में आएगा, क्योंकि ये तो 31 मार्च को दिए जाएंगे। उससे पहले ही आप अक्टूबर में ही एंट्री डिविडेंड दे चुके हो, 4% प्रेफरेंस शेयर पर और 5% इक्विटी शेयर पर, और इसके लिए एक सेपरेटली अकाउंट ओपन कर दिया और पेमेंट भी कर दिया। तो एंट्री डिविडेंड तो साल के बीच में होता है, तो पहले अपन को इसी का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। 4% यानी आपका हो गया 10 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10 लाख का 4% हो गया 40,000, और इक्विटी पे आपको देना है 5%, इक्विटी कैपिटल 12 लाख, 12 लाख का आपका 5% हो गया 60,000। तो 40,000 और 60,000 के दो डिविडेंड देने पड़ेंगे आपको। इसीलिए चेक करो, प्रेफरेंस शेयर एंट्री डिविडेंड और इक्विटी शेयर एंट्री डिविडेंड 40,000 और 60,000 दे दिया। और जब आप ये दोगे तो इसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा, और टैक्स की रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। टैक्स की रेट आपको 20.56% है वैसे तो। इस कंडीशन में जो आपने डिविडेंड पे किए 40,000 और 60,000 ये वाले, इन दोनों का टोटल हो गया 1 लाख। 1 लाख का 20.56% आपका होता है 20,560। तो ये आपका टैक्स हो गया। कुल मिलाकर 704 आप ट्रांसफर कर चुके हो। अब आपके पास प्रॉफिट अभी बच रहा है 343,296। इतना प्रॉफिट अभी आपके पास बच रहा है, और इससे फिर आप बाद में जाके डिविडेंड वगैरह जो है वो आप देंगे। वो कैसे देंगे उसको अपन देखते हैं। तो अब ये सब काम तो हो गए, अब आपका आएगा फाइनल डिविडेंड की बारी। तो उसके लिए अच्छा, ये एंट्रीज सारी आपकी बन जाएंगी। इससे एंट्रीज क्या बन जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से आप चार्ज कर रहे हो ये सब चीजें, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल को डेबिट करो और इन सब चीजों को क्रेडिट कर दो कि सर हमने ये सब पैसे तो ट्रांसफर कर दिए। अब देखो कितने हैं, ये 6-7 अमाउंट है आपके, इन सारों की एंट्री हो जाएगी। ये देखो, प्रपोज एडिशन टू रिजर्व टू स्पेशल रिजर्व डाल दिया, प्रपोजल अप्रूव हो गया 1 लाख का, प्रपोज बोनस का अप्रूवल हो गया तो प्रपोज वर्ड हट जाएगा, टू बोनस टू एम्प्लॉय 34,000 का। पीएनएल से पीएनएल अकाउंट डेबिट, बैलेंस ऑफ पीएनएल डेबिट किया, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दे दिया। ये फाइनल डिविडेंड है 80,000 रुपए का, 10 लाख का 8%। फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर डिविडेंड, ये भी आपका डिविडेंड जो है वो आप दे रहे हो। तो 12 लाख के आपके इक्विटी शेयर थे, इक्विटी शेयर पे 10% डिविडेंड दिया 1,20,000 का, ये भी प्रपोजल अप्रूव हो गया। और जब डिविडेंड दिया है 80,000 और 1,20,000, टोटल हो गया 2 लाख। 2 लाख पे 20.56 का टैक्स भी देना पड़ेगा, तो ये होगा 41120। 2 लाख पर 20.56%, ये देखो ये दे रखा। तो वो भी पीएनएल से पैसा चार्ज करके उसको सीडीडीटी अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब सीडीडी जो आपका 41120 है उसका पेमेंट हम गवर्नमेंट को करेंगे, तो सीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैंक। एम्प्लॉय को बोनस का पेमेंट करेंगे तो बोनस टू एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोनस टू एम्प्लॉय को आपने अभी ऊपर क्रेडिट किया था, चेक करो, ये रहा, वो आपकी लाइबिलिटी था, आपने अलग से पैसा निकाल रखा था, ये आपकी लाइबिलिटी था। अब लाइबिलिटी क्रेडिट हो रखी है, जब उसका पेमेंट करेंगे तो डेबिट हो जाएगी। ऐसे ही आपका 2 लाख का डिविडेंड बैंक अकाउंट आप खोलोगे, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि 2 लाख का डिविडेंड आपको पे करना है। ये रहा 2 लाख, ये देखो ये 2 लाख है। इस 2 लाख के लिए आपने अलग से बैंक अकाउंट खोला, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और इक्विटी शेयर डिविडेंड आपकी लाइबिलिटी थे, लाइबिलिटी कहाँ थे, देखो आपने यहाँ इसको क्रेडिट कर रखा है, आपने इसको यहाँ क्रेडिट कर रखा है, दोनों लाइबिलिटीज है आपकी, इन दोनों लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर रखा है आपने यहाँ। अब जब आप इनका पेमेंट करेंगे तो इनको डेबिट करेंगे, और ये जो डिविडेंड बैंक में पैसा जमा हुआ है इससे चेक इशू हो जाएंगे। ये डिविडेंड वारंट जो है वो इशू हो गए। अब ये सब चीजें आपको क्वेश्चन में यहाँ पैराग्राफ में दे रखी है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ भाई अबाउ रिकमेंडेशन अप्रूव्ड हो गई, जनरल मीटिंग हुई 28 जून को, फाइनल इक्विटी डिविडेंड पे कर दी गई, 2 जुलाई को अकाउंट खोला गया, फाइनल डिविडेंड बैंक अकाउंट से उसका पेमेंट किया गया, चेक डिस्पैच कर दिए गए। अब आगे की जो कहानी है वो अब यहाँ से चालू होगी शेयर होल्डर से, क्योंकि कुछ एक शेयर होल्डर ने डिविडेंड नहीं लिया, उसको अपन आगे देखेंगे। अब आपको कह रहा है शेयर होल्डर होल्डिंग इक्विटी शेयर of 5,000 did not claim the payment of his final dividend up to 28 जुलाई। तो 5,000 रुपए की उसकी कैपिटल उसका 10%, यानी 500 रुपए का डिविडेंड का उसने क्लेम नहीं किया, यानी कंपनी ने तो चेक इशू कर दिया लेकिन उसने क्लेम अभी तक नहीं किया है। ठीक है। हिज अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट वाज ट्रांसफर्ड टू अनक्लेम्ड डिविडेंड बैंक अकाउंट। ये वही प्रोसीजर अलग अलग तारीख को देता रहेगा, हमारी उसकी एंट्रीज फिक्स हैं, ये वही पूरा प्रोसीजर बता रहा है, आपको अलग से इसको कोई ज्यादा सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोसीजर फिक्स है, अपनी एंट्रीज फिक्स है कि क्या होनी है। देखो मैं एंट्री दिखाता हूँ आपको,
500 रुपए के लिए डिविडेंड बैंक अकाउंट जो आपने क्रेडिट कर दिया था उसको वापस से रीओपन किया जाएगा और एक सेपरेट अकाउंट अनक्लेम डिविडेंड में पे किया जाएगा। 500 रुपए से एंट्री हो रही है, सारी चेक कर लो। नाउ अब इसका प्रोसीजर ये है कि सर डिविडेंड बैंक अकाउंट तो गलत इंटीमेशन दे रहा है, तो उसको फिर डेबिट को फिर क्रेडिट करके कैंसिल करके एक नया अकाउंट खोला जाएगा, अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट। ये आपका अनपेड डिविडेंड में हो गया। तो इस तरीके से अभी एंट्री बन गई अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट, यानी ये डिविडेंड बैंक को कैंसिल करने के लिए हुई और डिविडेंड बैंक आपका क्रेडिट हो गया, उससे वो कैंसिल हो गया। अनक्लेम डिविडेंड आपकी यहाँ लायबिलिटी बनी हुई है 500 रुपए की। इस तरीके से ये एंट्री का पूरा सेटअप जो है वो आपका कंप्लीट होगा। अब 28 दिसंबर को यहाँ देखो क्या कह रहा है कि फिर वो अनक्लेम डिविडेंड कलेक्ट कर लिया शेयर होल्डर ने, तो अब वो अकाउंट क्लोज करने की बारी आ गई है। तो अब आपको वो अकाउंट क्लोज करना है। तो वो क्लोज करने का तरीका क्या होगा, देखो अनपेड जो डेबिट कर रखा है अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट उसको क्रेडिट कर दो, ये अकाउंट क्लोज हो गया। और अनक्लेम्ड जो आपने ऊपर लायबिलिटी बना रखा है उसको डेबिट कर दो, जो आपने ऊपर क्रेडिट कर रखा था उसको डेबिट कर दो, तो वो भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 500 रुपए से उसका पेमेंट हो गया। तो ये 3 एंट्रीज का सेट है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कौन कौन सी एंट्री कहाँ कहाँ होती है।